नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। जितने भी आगामी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम हैं, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, या उत्तर प्रदेश के यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, सबके लिए यह थ्योरी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो ये भाग 5 में क्या है, संघ है, इसमें राष्ट्रपति का उल्लेख है और कार्यपालिका अध्याय 1 में कार्यपालिका का वर्णन है। जो राष्ट्रपति होता है भारत का राज्य का प्रमुख होता है और प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? राज्य का प्रमुख होता है तथा प्रथम नागरिक कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। आगे देखते हैं। जो राष्ट्रपति होता है मात्र ये औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? एक औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ किसके अंदर निहित होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्तियाँ निहित होती है। राष्ट्रपति में मात्र औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि शक्तियाँ किस में होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। आगे देख सकते हो जो प्रमुख अनुच्छेद थे राष्ट्रपति से संबंधित, हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 53 में है। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। वहीं पर अनुच्छेद जो 55 है, इसके अंदर क्या वर्णन है? निर्वाचन की रीति, किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुपातिक, प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यानी निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 के अंदर है। 56 के अंदर है पद विधि, कार्यपालिका पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी राष्ट्रपति के पुनः चुने जाने के लिए कोई भी सीमा नहीं होती है, यानी पुनः निर्वाचन भी किया जा सकता है, वो 57 के अंदर आता है। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता अनुच्छेद 58 में आती है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता 58 में है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ किसमें? 60 में है। लेकिन 59 में क्या है? यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। 60 में शपथ है राष्ट्रपति के लिए। शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है क्लास। सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश होता है उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है अनुच्छेद 60 के अंदर। जो अनुच्छेद 61 है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 61 में है। 72 में क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है वो 72 के अंदर अनुच्छेद। 123 के अंदर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति अनुच्छेद 143 के अंदर है। और ये राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से कोई परामर्श लेना हो तो उसके लिए अनुच्छेद कौन सा होता है? 143 है ये। राष्ट्रपति की जो योग्यताएं थी अनुच्छेद 58 में थी। ये योग्यताएं कौन कौन सी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष वह पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, केंद्र और राज्य के अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो। यानी कौन कौन सी योग्यता है राष्ट्रपति के लिए? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, केंद्र और राज्य
के अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो। इन 4 पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है। निर्वाचन मंडल हमने जाना था, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद कौन से है? 54 है ये। उसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग ले सकता है? तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। कौन ले सकता है? लोकसभा के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और कौन? राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये भाग लेते हैं। इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। दिल्ली तथा पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कहाँ के? दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभाएं हैं जहाँ के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसका जो प्रावधान था 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट था ये, मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं। इस पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं और राज्य विधान परिषद के जो निर्वाचित मंडल के सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। जो महाभियोग की प्रक्रिया थी राष्ट्रपति पर वो अनुच्छेद 61 के तहत थी। केवल एक ही आधार है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का, आधार क्या है? एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन होने पर। संविधान का उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसकी शुरुआत संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है। लोकसभा या राज्यसभा में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी अनिवार्य है। यानी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी अनिवार्य है। यदि उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है उसको लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव पर संबंधित सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के साइन होने अनिवार्य हैं। प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यानी प्रस्ताव को दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है और इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, महाभियोग की जो प्रक्रिया है संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं लेकिन राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। महाभियोग की प्रक्रिया में जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग लेते हैं लेकिन विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है, उसके निर्वाचन में कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है। निर्वाचन में राष्ट्रपति के लिए जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य वो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उसकी महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उसके निर्वाचन में दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। इसके लिए जो शर्तें हैं देखिए, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यदि भारत सरकार का कोई भी कार्य होता है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, कैग, मुख्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष, सदस्यों तथा राज्यपाल की नियुक्ति सभी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्य परिषद का गठन भी किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्य परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को भी क्लास आपको याद रखना है। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं वो कौन कौन सी है? सदन के सत्र को आहूत करना, छात्रावाहन करना और लोकसभा को भंग करना,
ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं। किसी भी सत्र को आहूत करना होता है, शस्त्रावाहन करना होता है या लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 के तहत राष्ट्रपति बुला सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही कानून बनता है। इस पॉइंट को भी याद रखना है। जब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, उसकी सहमति से ही उसको कानून बनाया जा सकता है। वीटो शक्तियाँ। राष्ट्रपति की 3 तरह की वीटो शक्तियाँ होती हैं, जिसमें से अत्यंतिक वीटो होती है और निलंबनकारी वीटो होती है। जो अत्यंतिक वीटो होती है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखना, यानी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को यह सुरक्षित रख सकता है, इसको बोलते हैं अत्यंतिक वीटो। गैर सरकारी विधेयक या मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने से संबंधित होता है। निलंबनकारी वीटो से संबंधित क्या होता है? इसमें विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद के पास भेजना, उसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। यानी किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है, इसको क्या बोला जाता है? निलंबनकारी वीटो। लेकिन यह धन विधेयक पर यह लागू नहीं होती है। निलंबनकारी वीटो जो होती है, धन विधेयक पर यह लागू नहीं होती है। तीसरी वीटो कौन सी थी? पॉकेट वीटो। विधेयक पर न तो सहमति देना और न ही अस्वीकार करना, इसको बोला जाता है पॉकेट वीटो। अनिश्चित काल के लिए निलंबित रखना। सबसे पहले ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह थे। ये 1986 में उन्होंने इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर। राष्ट्रपति को तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जब संसद के दोनों सदन, कोई एक सदन सत्र में न हो तो तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी संसद के दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन सत्र में उपस्थित न हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकता है। अध्यादेश जारी करने की जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 माह 6 सप्ताह तक होती है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। जो अध्यादेश जारी करने की अधिकतम अवधि होती है वो कितनी होती है? 6 माह 6 सप्ताह की होती है। ये राष्ट्रपति के जो न्यायिक शक्तियाँ होती हैं वो किसमें है? क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत है। यह 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले क्षमा करना, सजा और दंड पूरी तरह से समाप्त कर देना, उसको बोलते हैं क्षमा, पार्डन बोला जाता है। लघुकरण की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, दंड के स्वरूप को बदलना। लघुकरण का मतलब होता है राष्ट्रपति किसी भी दंड के स्वरूप को बदल सकता है। मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना, यानी मृत्युदंड अगर किसी को दिया गया है तो उसको कठोर कारावास की सजा में इसको बदला जा सकता है, इसको बोला जाता है लघुकरण। फिर तीसरे जो है क्षमादान की शक्ति में वो आ जाता है हमारा परिहार। दंड की प्रकृति बदलने बिना उसकी अवधि कम कर देना, यानी राष्ट्रपति किसी के भी दंड की अवधि को क्या किया जा सकता है? कम कर सकता है। विराम, विशेष परिस्थितियों, जो विशेष परिस्थितियाँ होती हैं उसमें गर्भावस्था और विकलांगता में सजा को कम कर सकता है, तो उसको बोला जाता है विराम। प्रविलंबन, दंड विशेषकर मृत्युदंड के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगा देना, यानी मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा देना, इसको बोलते हैं प्रविलंबन। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।